हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 8 की ओल्ड एनसीईआरटी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 3 है। यहां पर हम लोग स्थल का बदलता स्वरूप अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो भूआकृतियाँ हैं, भूआकृतियाँ पृथ्वी के धरातली लक्षण हैं। पृथ्वी का जो धरातल है ये सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। यहाँ पर जो है विविध प्रकार की स्थलाकृतियाँ जैसे कि पर्वत, घाटियाँ, मैदान और पठार पाए जाते हैं। तो आप नीचे इमेज में देख पा रहे होंगे, ये जो है ये पर्वत हैं। यहाँ पर जो कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं एक साथ दी गई हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं घाटी है, पर्वतों के बीच में गिरा हुआ एक स्थान, इसे घाटी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पठार है। पठार जो है समतल मैदान से थोड़ा उठा हुआ ऊंचा भाग होता है। इधर आप मैदान देख पा रहे हैं। तो ये सभी जो है विविध प्रकार की स्थलाकृतियां हैं जो कि आपके धरातल की विशेषताएं हैं। पृथ्वी पर इन सभी प्रमुख स्थलाकृतियों का निर्माण स्थलखंडीय प्लेटों के संचलन से उत्पन्न विवर्तनिक हलचलों के कारण हुआ है। देखिए, जैसा कि हम इन सब के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो पिछले अध्याय में हमने संचलन के विषय में और वलित पर्वत, महासागरीय खाइयां, भ्रंश घाटियां और ज्वालामुखी बनने के विषय में पढ़ा था। तो वास्तविकता में ये सभी जो स्थलाकृतियां आप देख रहे हैं, इनके बनने के पीछे वही आपकी विवर्तनिक हलचलें हैं जो कि पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती हैं। स्थलखंडीय प्लेटों के संचलन अथवा पृथ्वी के किसी एक भाग को ऊपर उठने के लिए ऊर्जा जो है पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती है। यानी प्लेटें जो है आपकी, पृथ्वी जो है 7 बड़ी प्लेटों में डिवाइड है। ये हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ा था। और ये प्लेटें लगातार संचलन कर रही हैं। इनके संचलन करने की वजह से कहीं ना कहीं भूपर्पट्टी का निर्माण भी होता है और कहीं कहीं पर भूपर्पट्टी का विनाश भी होता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि स्थलखंडीय प्लेटों के संचलन अथवा पृथ्वी के किसी एक भाग को ऊपर उठने के लिए जो ऊर्जा है ये पृथ्वी के अंदर ही उत्पन्न होती है। जैसे ही पृथ्वी का एक भाग धरातल से ऊपर उठता है, क्रमण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। क्रमण का मतलब होता है कि जो बाह्य कारक हैं, बाह्य कारक उसे समतल करना स्टार्ट कर देते हैं। अर्थात प्रवाहित जल, गतिमान हिम, पवन, सागरी तरंगों और धाराओं द्वारा पृथ्वी के धरातल के समतलन की जो प्रक्रिया है ये स्टार्ट हो जाती है। तो ये सभी जो कारक हैं, ये सभी कारक क्रमण के कारक कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है क्रमण के कारक कौन कौन से हैं। क्रमण के कारकों में प्रवाहित जल आ जाता है, गतिमान हिम है, पवन है, सागरीय तरंगे हैं, धाराएं हैं। ये सभी क्रमण के कारक हैं जो कि लगातार भूआकृतियों को घिसते रहते हैं, लगातार भूआकृतियों की तोड़फोड़ करते रहते हैं। आगे यह बताया गया है कि हालांकि जो पृथ्वी का धरातल है इस पर लगातार परिवर्तन होता रहता है, परंतु उसकी जो दर है ये भिन्न होती है। यानी पृथ्वी पर जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम ये नहीं है कि एक दिन में देख पाएं। ये लाखों वर्षों में परिवर्तन घटित होते हैं। लाखों वर्षों में ये परिवर्तन हमें महसूस हो पाते हैं। तो कुछ कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कि तत्काल में दिख जाते हैं। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पर वही चीजें बताई गई हैं कि कुछ परिवर्तन इतने धीमे होते हैं कि उन्हें देख पाना कठिन है। जैसे मृदा का निर्माण और समुद्र तल में वृद्धि। तो मृदा का निर्माण और समुद्र तल में वृद्धि इन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये हजारों वर्षों में, लाखों वर्षों में होने वाले परिवर्तन हैं। जबकि कुछ परिवर्तन आकस्मिक होते हैं और गतिमान होते हैं। जैसे ज्वालामुखी उद्भेदन, ज्वालामुखी विस्फोट एकदम से होता है, आप इसे देख सकते हैं। भूकंप अचानक से आता है, बाढ़ या चक्रवात भी अचानक से आती है। तो ये अचानक से होने वाले परिवर्तन हैं जिनको आप तत्काल इनका प्रभाव देख सकते हैं। परंतु ये घटनाएं भी व्यापक परिवर्तन करने वाले बड़े प्रतिरूप का हिस्सा होती हैं। यानी जो आकस्मिक परिवर्तन है ये वास्तव में, ये जो आकस्मिक परिवर्तन हो रहे हैं ये व्यापक परिवर्तन करने वाले बड़े जो प्रतिरूप हैं उन्हीं का हिस्सा हैं, जिनका विकास लाखों वर्षों में होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपके धीमे वाले परिवर्तन होते हैं, बहुत धीमे से परिवर्तन होते हैं, उन्हीं धीमे परिवर्तनों को बढ़ावा देने के लिए ये सारी क्रियाएं होती हैं। यानी ये सारी जो छोटी छोटी आकस्मिक परिवर्तन वाली क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं भी कहीं ना कहीं बड़े परिवर्तन करने में सहायक होती हैं, बड़े परिवर्तन के विकास का एक हिस्सा है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब हम यहाँ पर विवर्तनिक सक्रियता पढ़ेंगे कि विवर्तनिक सक्रियता होती क्या है। देखिए, मूल रूप से विवर्तनिक सक्रियता को 2 रूपों में डिवाइड किया जा सकता है। इसके दोनों रूप हम जानेंगे, कौन कौन से इसके 2 रूप हैं। तो स्थल मंडल के अभिमुख होते हुए जब 2 प्लेटों के किनारे टकराते हैं तो किनारों के सारे संचलन क्रिया आरंभ हो जाती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर अभिसरण हो रहा है, एक प्लेट दूसरी प्लेट में घुस रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो है प्लेट है, इसे हम महासागरीय प्लेट कहते हैं और ये वाली प्लेट जो है महाद्वीपीय प्लेट कहलाती है। तो महासागरीय प्लेट जो है महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में काफी ज्यादा सघन है। इसी वजह से ये प्लेट जो है महाद्वीपीय प्लेट के नीचे छेपित हो रही है, यानी एकदम इसके अंदर प्रवेश कर रही है। तो प्रवेश करने की वजह से किनारों पर संकुचन हो रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप खाइयां वगैरह क्रिएट हो रही हैं। यहाँ पर जो है वलन पड़ रहे हैं, वलित पर्वतों का निर्माण हो रहा है। कहीं कहीं पर ज्वालामुखी पर्वत भी यहाँ पर उद्घाटित हो जा रहे हैं। तो ये सब चीजें आप देख पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप महासागरीय तल की अवसादी परतों में संपीड़न से वलित पर्वतों का निर्माण होता है। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, समुद्र की लहरों की तरह पर्वत निर्माण में भी बारी बारी से अभिनति तथा अपनति बन जाते हैं
और यह विवर्तनिक सक्रियता का प्रथम रूप है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ कुछ जो धरातल का भूखंड है वो इस तरह से उभार के रूप में उठ जाता है, यानी संपीड़न पड़ने की वजह से, दबाव पड़ने की वजह से कुछ कुछ भूखंड जो होता है इस तरह से उठ जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसे अपनति वाली अवस्था बोलते हैं। और कुछ कुछ भूखंड जो है ये सामान्य धरातल से नीचे चला जाता है, इसको अविनति वाली अवस्था बोलते हैं। तो ये क्यों पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर दबाव पड़ रहा है, संयोजन हो रहा है, दबाव पड़ रहा है। दबाव पड़ने की वजह से जो स्थलाखंड है, स्थलाखंड में आप देख पा रहे हैं कुछ हिस्सा ऊपर उठ गया, कुछ हिस्सा जो है नीचे चला गया। तो ऊपर उठा हुआ हिस्सा जो है अपनति कहलाता है, और नीचे जो गड्ढे में चला गया हिस्सा उसको अविनति कहते हैं। तो ये जो है विवर्तनिक सक्रियता का पहला रूप है। इसके अलावा दूसरा रूप ये भी हम पढ़ चुके हैं, यानी ये हमने जो आपका अपसारी संचलन है उसमें पढ़ा था कि महाद्वीपीय प्लेटों के एक दूसरे से अलग हटने वाले क्षेत्रों में तनाव उत्पन्न हो जाने से क्या होता है? भ्रंशन होता है, यानी भ्रंश क्रिएट हो जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दोनों प्लेटें जो है एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं। विपरीत जाने से यहाँ पर क्या है? स्थलखंड खाली हो गया और नीचे से जो मैग्मा है ये मैग्मा ऊपर आ गया और इसने नई भूपर्पटी का निर्माण कर दिया। यानी इस भ्रंश को भरने के लिए मैग्मा जो ऊपर आ जाता है और भ्रंश में नई भूपर्पटी का निर्माण हो जाता है। तो भ्रंश जो है ऐसी दरार है जिसके सारे सेल की परतों का विस्थापन होता है। ये भूआकृतियां महाद्वीपों और महासागरों दोनों में बन सकती हैं। यानी इस तरह का जो आप देख पा रहे हैं, जहां पर दो महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे से पृथक जा रही हैं, तो ऐसी भूआकृतियां जो है महासागरों में भी बन सकती हैं और महाद्वीपों में भी बन सकती हैं। ये बात यहाँ पे बताई गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये महाद्वीप में बनी हुई एक भ्रंश है। सैन एंड्रियास की दरार जो है महाद्वीप में बनी हुई एक भ्रंश है, जिसका चित्र जो है आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर लगाया गया है, आप देख भी पा रहे हैं। तो महाद्वीपों में क्या कहते हैं? महाद्वीपों में दरार कहते हैं और महासागरों में खाई या ट्रेंच कहते हैं। और यह जो है विवर्तनिक सक्रियता का जो है दूसरा रूप है। इसे विवर्तनिक सक्रियता का दूसरा रूप कहा जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। अब है ज्वालामुखी या वोल्केनो। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ पर मैंने इमेज लगाया हुआ है, ज्वालामुखी का आकार कैसा होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस तरह का कुछ ज्वालामुखी होता है। यहाँ पर जो है धरातल में एस्थेनोस्फीयर में मैग्मा का भंडार है, और जब इस मैग्मा में दबाव काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो एकदम ये विस्फोट करके नलिका के द्वारा बाहर निकलने लगता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है इसकी नलिका है जिसके जरिए बाहर निकल रहा है। ऊपर की तरफ क्रेटर है, ऊपर की तरफ भी हल्का सा जो गड्ढा है यहाँ से बाहर निकलता है, इसको क्रेटर कहा जाता है। और जैसे ही जो मैग्मा जो है धरातल पे पहुंचता है, इसको लावा कहा जाता है। तो यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट में केवल और केवल मैग्मा बाहर नहीं आता है, बल्कि इसके साथ साथ गैसें और तमाम तरह की राख भी जो है ये बाहर निकलती है, जैसा कि आप इमेज में यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ज्वालामुखी जो है पृथ्वी की भूपर्पटी का एक मुख्य या खुला द्वार है, जिसके द्वारा मैग्मा जो है पृथ्वी के धरातल पर आता है। जब मैग्मा जो है पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तब इसे लावा कहा जाता है, और जिस रास्ते से यह बाहर निकलता है उसे बिबर या फिर मुख्य नलिका कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो मुख्य रास्ता है जिससे बाहर निकल रहा है, इसको बिबर या फिर इसको मुख्य नलिका कहा जाता है। लावा तथा अन्य पदार्थ जो ज्वालामुखी से बाहर निकलते हैं द्वार के चारों ओर जमा हो जाते हैं। यानी ये जो अन्य पदार्थ हैं ये द्वार के चारों ओर, इसके साइड में चारों ओर जमा हो जाते हैं, और कालांतर में शंकु के आकार की पहाड़ी या फिर पर्वत का निर्माण होता रहता है। क्योंकि ये लावा जो है लगातार निरंतर निकलता रहता है, निकलने की वजह से क्या होता है, इसके आसपास का जो इलाका होता है ये एकदम शंकुआकार पहाड़ी के रूप में ले लेता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लगातार ये सब पदार्थ जमा होने की वजह से क्या होता है, शंकु के आकार की पहाड़ी अथवा पर्वत का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। ज्वालामुखी का जो ऊपरी सिरा है सामान्यतः प्याले की आकृति जैसा होता है, जिसे क्रेटर कहते हैं। यानी ऊपरी सिरा जो है एक प्याले की आकृति जैसा होता है, इसको क्रेटर कहा जाता है। कभी कभी जो मैग्मा है ये बहुत धीरे धीरे धरातल पर आता है और बहुत बड़े क्षेत्र पर फैल जाता है, इसे लावा प्रवाह कहते हैं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, जो मैग्मा है काफी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो इस तरह से जो मैग्मा धीरे धीरे बाहर बहकर आता है, इसको लावा प्रवाह कहते हैं। कुछ पठार और मैदान जो है इसी प्रकार के लावा प्रवाह से बने हैं। भारत में दक्कन का पठार इसका एक उदाहरण है। जैसा कि इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये दक्कन का पठार है। तो दक्कन का पठार जो है लावा प्रवाह की वजह से ही बना हुआ है। और उत्तरी अमेरिका में कोलंबिया का पठार जो है इसके उदाहरण है। यानी भारत का दक्कन का पठार और उत्तरी अमेरिका का कोलंबिया का पठार जो है लावा प्रवाह का ही उदाहरण है, जो कि लावा प्रवाह से बने हैं। लावा के अतिरिक्त राख, वाष्प, गैस और सैलखंड भी वायुमंडल में काफी ऊपर तक ज्वालामुखी विस्फोट में फेंक दिए जाते हैं। लावा का प्रवाह जो है लावा की विस्कासिता यानी गाढ़ेपन से प्रभावित होता है। देखिए, लावा जो है कम गाढ़ा या ज्यादा गाढ़ा भी हो सकता है, और इसका निर्धारण उसमें मौजूद सिलिका और पानी की मात्रा से किया जाता है। यानी बताया गया है कि अधिक विस्कासिता वाले लावा में सिलिका अधिक और पानी कम होता है, यानी ये बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा। कम विस्कासिता वाला यानी कम गाढ़ा जो लावा होगा उसमें सिलिका कम होगी और पानी की मात्रा ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आप लावा का प्रभाव देख पा रहे हैं, इसके गाढ़ेपन को यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से लावा गाढ़ा होता है। जैसे शहद है, शहद में भी विस्कासिता होती है, शहद भी काफी ज्यादा गाढ़ा होता है। पानी की विस्कासिता कम होती है, इसलिए पानी आसानी से एक बर्तन से दूसरे बर्तन में हम पलट सकते हैं, जबकि शहद को नहीं पलट सकते क्योंकि शहद काफी ज्यादा गाढ़ा होता है। तो लावा भी एक तरह से शहद की तरह ही होता है, काफी ज्यादा गाढ़ा होता है। तो लावा में भी
अधिक विस्कासता वाला या कम विस्कासता वाला आप देख सकते हैं। अधिक विस्कासता वाले में सिलिका अधिक होगी, पानी कम होगा, और कम विस्कासता वाले में सिलिका कम होगी और पानी की मात्रा अधिक होगी। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। आगे यहाँ बताया गया है कि ज्वालामुखी का जो आकार है लावा के प्रकार पर और उद्वेदन की जो शक्ति है इस पर निर्भर करता है। यानी कि तो लावा का प्रकार, लावा कैसा है, कम विस्कासता वाला है या अधिक विस्कासता वाला है, और उद्वेदन की शक्ति कैसी है, यानी एकदम से विस्फोट हुआ है या फिर लगातार लावा का प्रभाव निरंतर हो रहा है, तो इस पर डिपेंड करता है ज्वालामुखी का आकार कैसा होगा। आकार के आधार पर ज्वालामुखी जो है 3 प्रकार के होते हैं, सील्ड शंकु, सिंडर शंकु और मिश्रित शंकु। तो हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सील्ड शंकु ज्वालामुखी की। तो देखिए, सील्ड शंकु ज्वालामुखी का निर्माण तब होता है जब कम सिलिका की मात्रा वाले लावा का उद्वेदन शांतिपूर्वक तरीके से होता है। कम सिलिका की मात्रा से अभिप्राय जब लावा जो है, लावा में कम विस्कासता होती है, यानी कि लावा जो है कम विस्कासता वाला होता है, कम गाढ़ेपन वाला होता है, तो क्या होता है, लावा का प्रभाव बहुत दूर तक होता है। इस तरह से बहुत दूर तक लावा का प्रभाव हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत दूर तक जब लावा का प्रभाव होगा तो क्या होगा, जो ज्वालामुखी है, जो ज्वालामुखी का आधार है, ये काफी ज्यादा चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि लावा जो है बहुत दूर तक फैल जाएगा। तो ज्वालामुखी की ऊंचाई नहीं बढ़ेगी बल्कि इसका आधार चौड़ा होता जाएगा। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी का आधार जो है चौड़ा होता है और इसका शंकु जो है धीमे ढाल वाला होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिसकी विस्कासता है काफी ज्यादा कम है, इसी वजह से लावा जो है काफी लंबे क्षेत्र में फैल जाता है। तो इसलिए यहाँ पर शंकु का जो ढाल है काफी ज्यादा धीमा रहता है। तो हवाई द्वीपों के जो ज्वालामुखी हैं वो सील्ड शंकु टाइप के ज्वालामुखी हैं। इसके बाद अब आपका आ जाता है सिंडर शंकु ज्वालामुखी। तो अधिक सिलिकायुक्त मैग्मा जो है ज्वालामुखी के अंदर गैसों को तब तक रोके रखता है जब तक इतना अधिक दबाव न बन जाए कि वह मैग्मा को भूपर्पटी से बाहर फेंक दे। यानी कहने का मतलब ये है कि जब अधिक विस्कासता वाला जो मैग्मा होता है, यानी अधिक गाढ़ेपन वाला जो मैग्मा होता है, ये ज्वालामुखी के अंदर गैसों को होल्ड करके रखता है, और ये गैसें तब तक होल्ड रहती हैं जब तक गैसों में अधिक दबाव न बढ़ जाए। और जब दबाव गैसों में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एकदम से भयंकर वाला विस्फोट होता है, और विस्फोट के साथ मैग्मा जो होता है ये पर्परिटी पर यानी बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है। तो इस तरह के जो ज्वालामुखी होते हैं काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनमें विस्फोट भयंकर वाले होते हैं। जब इस प्रकार के ज्वालामुखी में उद्वेदन होता है तो यह गैस राख आदि को अधिक बल से वायुमंडल में कई किलोमीटर तक ऊपर फेंक देता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी के ढाल जो है काफी ज्यादा तीव्र होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लावा होता है बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, अधिक विस्कासता वाला होता है। तो इस वजह से यहाँ के जो ढाल होते हैं काफी ज्यादा तीव्र हो जाते हैं, तथा ये सिंडर और राख से बने होते हैं। इन्हें सिंडर शंकु ज्वालामुखी कहते हैं। तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका के बहुत से जो ज्वालामुखी हैं इसी प्रकार के सिंडर शंकु ज्वालामुखी हैं। इसके बाद है अब आपका मिश्रित ज्वालामुखी। तो विभिन्न प्रकार के लावा का क्रमवार उद्वेदन होने से मिश्रित ज्वालामुखी का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के लावा से अभिप्राय कम विस्कासता वाले लावा और अधिक विस्कासता वाले लावा से है, यानी अधिक गाढ़ा लावा और कम गाढ़े लावे से है। तो इस प्रकार के ज्वालामुखियों का निर्माण जो है लावा, सिंडर और राख की क्रमवार परतों से होता है, और इनके ढाल जो होते हैं तरंगित होते हैं, यानी बहुत ज्यादा उठे हुए नहीं होते, शंकु आकार के नहीं होते हैं, कहीं कहीं पर उठे हुए होते हैं, कहीं कहीं पर मंद ढाल होते हैं, तरंगित ढाल होते हैं। तो जापान का जो माउंट फ्यूजियामा है ये मिश्रित ज्वालामुखी का एक एग्जाम्पल है। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, ये मिश्रित ज्वालामुखी का एक चित्र यहाँ पे लगाया गया है आपके सामने। अब बात करेंगे यहाँ पर भूकंप की, यानी अर्थक्वेक की। तो जब पृथ्वी की सतह में अचानक कंपन होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप जो है हल्के कंपन से लेकर विनाशकारी गति वाले हो सकते हैं, और भूकंप से बहुत बड़े पैमाने पर जन और धन को क्षति पहुंचती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपने देखा भी होगा न्यूज वगैरह में, मीडिया वगैरह में। भूकंप जो है विवर्तनिक संचलनों का परिणाम है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी के आंतरिक भागों में हलचल उत्पन्न होती है, और इन हलचलों के कारण पृथ्वी में भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने प्रीवियस अध्याय में पढ़ा भी है कि पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं लगातार गति करती हैं। तो जहां जहां पर परतों में अभिसरण होता है, यानी एक भूकंप, एक जो प्लेट है दूसरी प्लेट से टकराती है, वहां पर प्लेटों के किनारे जो लॉक हो जाते हैं, उन पर एनर्जी लॉक हो जाती है, और जब ये एनर्जी मुक्त होती है तो एक भूकंप का रूप ले लेती है। तो इन जगहों पर भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं। जहां जहां पर प्लेटें जो एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं वहां पर भी भूकंप आते हैं। तो इस तरह के स्थान जहां पर प्लेटें आपस में मिल रही हैं या प्लेटें अलग पृथक हो रही हैं, तो उन स्थानों पर भूकंप ज्यादा आते हैं, जैसा कि हमने कल के अध्याय में डिस्कस भी किया था। तो भूकंप जो है विवर्तनिक संचलनों का परिणाम है। विवर्तनिक संचलनों से अभिप्राय यानी आपकी जो प्लेटें मूव कर रही हैं, उन्हीं प्लेटों के मूव करने की वजह से भूकंप धरातल पर आते हैं। वह बिंदु जहां से कंपन उत्पन्न होते हैं उसे भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, धरातल के नीचे होता है, तो वह स्थान जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर वह बिंदु जो ठीक केंद्र के ऊपर होता है भूकंप का अधिकेंद्र कहलाता है। इन धरातल पर वह स्थान जो भूकंप के उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर होता है ये अधिकेंद्र कहलाता है। और यहां से जो भूकंप की तरंगें हैं चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, ठीक वैसे ही फैल जाती हैं जैसे हम
किसी तालाब में कंकड़ वगैरह फेंकते हैं तो वहां पर जो लहर बनती है वो लहर एकदम से बड़ी होती चली जाती है। ठीक वैसे ही यहाँ से जो भूकंप की तरंगें होती हैं चारों दिशाओं में बढ़ती चली जाती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे। केंद्र से यह कंपन भूकंपी तरंगों के रूप में विभिन्न दिशाओं में जाते हैं, यानी केंद्र से चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, इस तरह से फैलते चले जाते हैं। भूकंपी तरंगों को एक उपकरण द्वारा अंकित किया जाता है जिसे सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी कहते हैं। यहाँ पर जो है मैंने आपके सामने भूकंप लेखी का चित्र लगाया हुआ है। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने के द्वारा मापा जाता है। इस पैमाने पर 0 से लेकर 9 संख्या अंकित होती है, यानी रिक्टर स्केल पर जो 0 से लेकर 9 संख्या अंकित होती है। हालांकि जरूरी नहीं है कि 9 से ऊपर नहीं आ सकता है, 9 से ऊपर भी आ सकता है। हालांकि अब तक वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में कोई भी भूकंप जो है 9 रिक्टर स्केल से ऊपर का नहीं आया है, तो इस वजह से इस पैमाने को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। अभी तक कोई भी भूकंप जो है 9 अंक से अधिक नहीं मापा गया है, और 9 अंक वाले जो भूकंप होते हैं बहुत ज्यादा विनाशकारी होते हैं। इनमें विस्तृत जन धन की हानि होती है। विनाश का विस्तार जो है रिक्टर पैमाने पर अंकों की वृद्धि के साथ बढ़ता जाता है। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 5 रिक्टर स्केल से कम के जो भूकंप होते हैं कम विनाशकारी माने जाते हैं, और 5 रिक्टर स्केल से ऊपर के जो भूकंप होते हैं काफी ज्यादा विनाशकारी माने जाते हैं। पृथ्वी के धरातल पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां भूकंप अक्सर आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया गया है, प्रशांत महासागर के चारों ओर के प्रदेश विवर्तनिक सक्रियता के लिए भी सबसे अधिक जाने जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रशांत महासागर के चारों ओर कई सारी प्लेटें हैं। इधर फिलिपाइन प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट है। इधर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, इस साइड में नजका प्लेट है। तो कई सारी प्लेटें जो आपस में मिल रही हैं, तो पूरा यहाँ पर एक रिंग ऑफ फायर वाला, यानी कि पूरा का पूरा यहाँ पर ज्वालामुखी वाला एक रिंग बन जाता है, ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र बन जाता है ये। तो इस ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। भारत में हिमालय प्रदेश तथा गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में अक्सर भूकंप आते हैं। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि हमारा भारत जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर बसा हुआ है, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट लगातार जो है यूरेशिया प्लेट में बढ़ रही है, यूरेशिया प्लेट की ओर बढ़ रही है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो है हमारी जो हिमालय वाला रीजन है उसमें अक्सर भूकंप देखे जाते हैं। जैसा कि बताया गया कि 1991 में आया उत्तरकाशी का भूकंप और 1998 में आया चमोली का भूकंप इसका एक उदाहरण है। अपेक्षाकृत जो दक्कन का पठार है, दक्कन का जो क्षेत्र है, अब तक भूकंप के डर से मुक्त समझा जाता था, लेकिन वहां गत वर्षों में 2 भयंकर भूकंप आए हैं। जैसे कि 1967 में कोयना में, महाराष्ट्र के कोयना में आया भूकंप, और 1993 में महाराष्ट्र में लातूर का भूकंप। इसके अलावा 21 जनवरी सन 2001 को गुजरात में भी भयंकर भूकंप आया था। गुजरात के कच्छ रीजन में भयंकर भूकंप आया था, जिसमें हजारों की संख्या में जो है बच्चे मारे गए थे, ये आपको पता ही होगा। तो ऐसा माना जाता है कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो कहीं ना कहीं आपके दक्कन भारत में उसमें कहीं ना कहीं दरार आ रही है। दरार आने की वजह से लगातार दक्कन भारत में भी भूकंपों का डर बना हुआ है। अब तक जो दक्कन भारत भूकंप के डर से सुरक्षित माना जाता था, अब ऐसा माना जाता है कि दक्कन भारत भी आपका जो है भूकंप प्रभावित क्षेत्र बन चुका है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।